We will be starting with the third unit of Political Science, fourth semester, which is about the Indian Federation, Center and State Relation. हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरीके की हो सकती है, लाइक इन यूनिटरी फॉर्म और द फेडरल फॉर्म. यूनिटरी मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर होता है या ओनली सोर्स ऑफ पावर होता है वो सिर्फ एक स्टेट के पास होता है, सेंटर के पास. जबकि फेडरल में ऐसा क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. ठीक है. यूनिटरी में एग्जांपल देखे जाए तो फ्रांस के, जापान के, चाइना के. और जहाँ फेडरल में देखा जाए तो यूएसए और इंडिया, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है. अब इंडिया बीइंग अ फेडरल पावर, इसके पास एक फीचर है यूनिटरी वाला भी. तो यूनिटरी फॉर्म एट टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी होती है, भले ही वो नेशनल हो, फाइनेंशियल हो या स्टेट इमरजेंसी हो, उस टाइम पे सेंटर जो है वो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट, जो कि उस टाइम पे वेरी लेस पावर अज्यूम करेगा ओनली द टाइम ऑफ इमरजेंसी. तो जिस वजह से इंडिया जो यूनिटरी फॉर्म भी बन जाता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. डिस्कस करते हैं हम सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन इंडिया के अंदर. हम 3 हेड्स में इसको डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि लॉ बनाने के जो प्रावधान है, सेंटर किन बातों पे लॉ बना सकता है, स्टेट किन बातों पे लॉ बना सकता है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव, कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सेंटर कितना करेगा और स्टेट कितना करेगा. फाइनेंस रिलेटेड, यानी कि जो पैसा है वो कहाँ से किसके पास फ्लो होगा, कितना होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे. जो सामने लिखा है ये हमारे आर्टिकल्स हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक हमें बोला जाएगा. लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है 245 से लेके 255 तक है, और धीरे धीरे हम सारे डिस्कस करते रहेंगे. तो लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है हमारा, वो सेंटर और स्टेट दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है. जहाँ पे हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन देखा जाए तो आर्टिकल 245 हमें इसके बारे में बताता है. और जो दूसरा हेड है हमारा, वो है हमारा सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन. वो बताएगा ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि किन चीज़ों पे लॉ बनाना है वो. टेरिटोरियल, यानी कि कितने एरिया पे कवर करेगा वो. अब डिस्कस करते हैं सेंटर और स्टेट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे पावर करते हैं. तो टेरिटोरियल मतलब कि टेरिटरी, जिस एरिया में आप रहते हैं. तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा होल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि वो एक सेंटर है, सेंट्रल यूनियन पे है, अपर उस पे है. पर जब बात होगी स्टेट की तो लॉ बनाएगा सिर्फ अपनी टेरिटरी ऑफ स्टेट के लिए. फॉर एन एग्जांपल, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बनाएगी टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है वो टेरिटरी ऑफ यूपी के लिए अपने पॉलिसीज़ या फिर लॉ बनाएगी. इतनी सी बात लिखी हुई है. अगर ऐसा होता है कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होता है, लाइक फॉरेन का, आउटसाइड का, तो उस पर सीधी सी बात है योगी जी थोड़ी लॉ बनाएंगे, उस पर मोदी जी बनाएंगे ना. बीइंग अ पार्लियामेंटरी, पार्लियामेंट बनाएगा उस चीज़ पर लॉ कि हम फॉरेन पॉलिसी उसके साथ कैसी होगी, वहाँ पे सहयोग भेजा जाए या ना भेजा जाए, डिप्लोमेसी भेजी जाए या ना भेजी जाए. ये सारे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस होते हैं ये हमारी पार्लियामेंट देखेगी. अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट पे बैठे हुए हैं कि यही करेगी भाई, यही करता धरता है हमारे देश की. ऐसा हर केस में तो है नहीं हमारे साथ. क्यों नहीं है, आइए डिस्कस करते हैं. आर्टिकल 240 जो है उसमें जो रेगुलेशन है बाय द प्रेसिडेंट, 4 यूटी, जैसे कि हमारी दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये 4 जगह जो है यहाँ पे पीस, प्रोफेस और गुड गवर्नेंस करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट करेगा. ये उनके रेगुलेशन में आता है. साथ में प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी लॉ को अमेंड, रिपेल या मॉडिफाई कर सकता है, जो कि पार्लियामेंट ने बना दिया है हमारे. तो यानी कि यहाँ पे तो हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हुई. ऐसे ही एक्सेप्शन आगे देखते हैं. ऐसा एक्सेप्शन है हमारे शेड्यूल 5 में. जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ के जो गवर्नर्स हैं लॉ के खिलाफ जा सकते हैं इन द पार्लियामेंटली नॉट अप्लाई, मतलब वो चाहें तो वो अगेंस्ट जा सकते हैं. जस्ट लाइक सेम हमारा शेड्यूल 6 में दिया हुआ ये भी ट्राइबल एरियाज़ के लिए है. इसमें स्टेट्स स्पेसिफाई हैं, जैसे कि आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ 4 स्टेट्स हैं जिसके गवर्नर ऑफ दीज प्लेसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन से दैट लॉ ऑफ पार्लियामेंट शेल नॉट बी अप्लाई. सेम जो ऊपर था कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नर मना कर देगा कि दिस लॉ शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड हेयर, या तो उन्हें मॉडिफाई करो या तो उन्हें अमेंड करो, उसके बाद ये यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं. तो ये हमने देखे एक्सेप्शंस 3. अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर. अभी हमने देखा टेरिटोरी पे
कि स्टेट कितनी टेरिटरी के अंदर लॉ बना सकती है, सेंटर कितनी टेरिटरी के अंदर लॉ बना सकती है, ये देखा। अब हम देखेंगे उस टेरिटरी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब कौन टेक केयर कर सकता है। सब्जेक्ट मैटर हमारा क्लियर किया गया है 7 शेड्यूल के अंदर, जिसमें इंडिया में 3 तरीके के सब्जेक्ट मैटर हैं। पहला हमारा यूनियन लिस्ट है, सेकंड हमारा स्टेट लिस्ट है, एंड थर्ड हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 100 मैटर आते हैं, कॉन्करेंट में 52 आते हैं, स्टेट लिस्ट में हमारे 61 टॉपिक्स आते हैं। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, जो पार्लियामेंट जो है एक्सक्लूसिव राइट रखती है लॉ बनाने के लिए, वहीं स्टेट में स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेशन होती है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं लॉ बनाने के लिए। साथ में जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, और इसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जीज एक्सेट्रा। सेकंड लिस्ट हमारी जो है वो है हमारी स्टेट लिस्ट, जो कि एक लोकल इंपॉर्टेंस या कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करती है, जिसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि लोकल पुलिस हो गई, यानी कि यूपी की पुलिस होती है, इंडिया की पुलिस नहीं होती। प्रिजन कैसे हो गए स्टेट्स के अंदर, वो स्टेट का अथॉरिटी है। एग्रीकल्चर, लाइक सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, क्योंकि वो एक स्टेट की ड्यूटी थी, वो एक नेशनल ड्यूटी नहीं थी। ये सेकेंड स्टेट है, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर ऑफ टू मेक लॉज बाय लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा यूनियन का। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे दोनों चीज़ों की सहमति चाहिए होती है, यूनियन की भी और स्टेट की भी। इन चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारी थर्ड लिस्ट में आती है, जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके लॉ बनाते हैं। ऐसे ही लिस्ट में कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिज एंड डिवोर्स। इन सारी चीज़ों पे दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर के लॉज बनाती हैं। अब आर्टिकल 246 कहता है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, कैन मेक लॉज ऑन लिस्ट 1 and 3, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट पे और यूनियन लिस्ट पे दोनों में पार्लियामेंट ही बना रही है लॉ हमारी। देन आर्टिकल 248 में अगर न्यू आइटम या कोई न्यू सब्जेक्ट लॉ ऐड ऑन होता है, अब तो वो किसी में डिफाइन नहीं है, तो इसे कहेंगे हम रेसिड्यूरी पावर, जो कि आते ही सीधा यूनियन लिस्ट में जाके मर्ज होगी। मतलब कोई भी अगर न्यू आइटम या लिस्ट ज्वाइन होता है आर्टिकल 248 के तहत, वो यूनियन लिस्ट में जाके ज्वाइन होगा। अब अगर हम देखते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, लाइक वो यूनियन लिस्ट में आ रहा है और वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, तो बात मानी जाएगी यूनियन लिस्ट की, बीइंग द यूनियन लिस्ट उससे भी बड़ी है। पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात मानी जाएगी। ये हायरार्की है, ये इसलिए कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हों तो उसकी बात सुनी जाए। अब हम अरेंजमेंट देखते हैं, चेंज इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो जाएं जो थोड़ी अलग लगें देखने में। डिस्कस कर लेते हैं, लाइक नेशनल इमरजेंसी है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल होगा इंडिया में, और स्टेट को दबा दिया जाएगा। उस टाइम पे पार्लियामेंट ही पूरे इंडिया के लिए, स्टेट्स के लिए रूल्स एंड लॉ बनाए जाएंगे उस वक्त। जस्ट लाइक दैट, अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करा दे कि अगर स्टेट लेजिस्लेशन में जो हमारा लिस्ट आ रहा है उसे यूनियन में लेके आएँ, तो उसके लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। पर अगर कोई स्टेट्स चाह रहे हैं कि हमारा यूनियन लिस्ट जो है वो आ जाए स्टेट लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए स्टेट्स, 2 से ज़्यादा स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करेंगे उस चीज़ के लिए, ताकि वो यूनियन लिस्ट का मैटर हमारा स्टेट लिस्ट में आ जाए। अगला है हमारा इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मान लो हमने कोई ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट करा और वो किसी और लिस्ट में आ रहा है, तो उसे हम चेंज करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स।